आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने द्वितीय युग पढ़ा था। आज हम प्रगतिवाद युग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले आपको मेरी वीडियो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो हम शुरू करते हैं। प्रगतिवाद प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। E.M. फॉस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में हुई थी। ठीक है। जो भारत में ये प्रगतिशील लेखक संघ था, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक एक साल बाद सज्जद जहीर मुलकराज आनंद ने की थी। ठीक है। पहला अधिवेशन इसका लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष इसके थे पहले प्रेमचंद। 1938 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे रविन्द्रनाथ ठाकुर। हिंदी में प्रगतिवाद का जो आरंभ था वो 1936 से ही माना जाता है। और वैसे प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक जो सबसे पहले थे वो कार्ल मार्क्स थे। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है। प्रगतिवाद की ओर जो झुकाव हुआ था वो सबसे पहले उन्हीं कवियों का हुआ था जो छायावाद के स्तंभ थे। इनमें पंत जी सबसे पहले थे। ठीक है। इनका झुकाव सबसे पहले प्रगतिवाद की ओर हुआ था। जैसे 1936 में पंत ने युगांत द्वारा छायावादी युग के अंत की घोषणा कर दी थी। युगवाणी में पंत ने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा था। युगवाणी इनकी एक अन्य बुक थी जिसमें इन्होंने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा था। और ग्राम्या में भी इसी ढंग की रचना की है उन्होंने। ठीक है। तो पंत ने प्रगतिवादी विचारों को और अधिक पुष्ट करने के लिए रूपाभ नामक पत्रिका निकाली थी। छायावाद से निकल के ये लोग प्रगतिवाद में आए थे, पंत जी सबसे पहले। और उन्होंने ये युगांत, युगवाणी, ग्राम्या अपने सभी ग्रंथों में प्रगतिवादी विचारों को और अधिक बढ़ाया था और रूपाभ नामक पत्रिका निकाली थी। निराला की रचनाओं में प्रगतिशील जो स्वर है वो आरंभ से ही दिखाई देता है, जैसे कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, डिप्टी, साहब आ गए, भिक्षुक, वन में बेला आदि। प्रगतिवाद की जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे शोषित वर्ग की वकालत, क्रांति में विश्वास, यथार्थवादी भावना, ये सब हैं। ठीक है। भाषा अलंकार आदि में नवीनता, नारी के मांसल रूप का वर्णन वगैरह वगैरह, सारी ये इनकी प्रवृत्तियां हैं। और प्रगतिवाद के समर्थकों में स्वयं अनुभूति नहीं, इसलिए यह पाखंड और ढोंग है, ये कहा था कन्हैयालाल सहल ने। प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा था पंत जी ने। और इसके अंदर जो रामविलास शर्मा जी हैं वो काफ़ी प्रगतिवादी समीक्षक माने जाते हैं। इनके समीक्षक माने जाते हैं ये। ठीक है। इस श्रेणी में हम सबसे पहले कवि को पढ़ेंगे प्रगतिवाद में, वो हरिवंश राय बच्चन जी आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि है ये। ठीक है। क्षय रोमांस के कवि कहे जाते थे ये अपने टाइम में, क्षय रोमांस के कवि। इनकी आत्मकथा थी बहुत सारी, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, अपनी पहली पत्नी श्यामा के देहावसन तक की कथा लिखी है इन्होंने। ठीक है। अपनी आत्मकथा लिखी इन्होंने 4 खंडों में। ठीक है। उसमें पहला सरस्वती सम्मान मिला था इन्हें। प्रथम प्रकाशित पुस्तक थी इनकी तेजहार, 32 में प्रकाशित हुई थी 1932 में। फिर इनकी नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये सब इनकी आत्मकथाएं थी। इनकी कविताएं थी जैसे बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, इधर उधर, आरती और अंगारे, ये सारे, 2 चट्टान, इस पर साहित्य अकादमी मिला था इन्हें। ठीक है। 2 चट्टान नामक जो कविता थी उस पर साहित्य अकादमी मिला था। इनके संस्मरण थे नए पुराने झरोखे। बच्चन जी ने उमर खय्याम की रुबाइयों का भी अनुवाद किया था, खय्याम की मधुशाला के नाम से, 1935 में। और शेक्सपियरियन रंगमंच का हिंदी संस्करण तैयार किया था इन्होंने ही, बच्चन जी ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने। हिंदी में नवीन हालावाद को जो जन्म दिया था वो हरिवंश राय बच्चन जी ने दिया था, जिसकी अवधि थी 1933 से लेकर 1936, 3 साल तक चला था ये। हालावाद का मतलब होता है मदिरा। इनकी रचनाओं में आत्मसंदेह, मृत्यु का भय, ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। जो बीत गई सो बात गई, ये इनकी एक फेमस लाइन है जिसे हम आज भी बोलते हैं। ठीक है। हिंदी में जो हालावाद का आगमन है वो फारसी साहित्य के प्रभाव से माना जाता है। जीवन के अंतिम चरण में हरिवंश राय जो बच्चन जी थे उन्होंने सामाजिक राजनीतिक कविताएं लिखी थी।
ठीक है। छायावादी सूक्ष्मता से अपने आप को इन्होंने अलग रखा था। बच्चन और पंत जी ने मिलकर एक उपन्यास लिखा था, खादी के फूल और निशा निमंत्रण। 2 इन्होंने लिखे थे, पंत जी ने और बच्चन जी ने मिलकर। ये अक्सर पूछ लेते हैं सहयोगी उपन्यास कौन सा है दोनों का, तो खादी के फूल है और निशा निमंत्रण। दोहे चौपाइयों में भगवत गीता का भी इन्होंने अनुवाद किया था जनगीता के नाम से। छायावाद के धर्म ग्रंथ हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। मधुशाला का अंग्रेजी अनुवाद हाउस ऑफ वाइन के नाम से हुआ है 1937 में। इन्होंने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है, ठीक है। और सरस्वती सम्मान मिला है इन्हें 10 द्वार से सोपान तक भी। नेक्स्ट जो इसी श्रृंखला में हमारी आती है वो है नागार्जुन जी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं, ठीक है। प्रगतिशील और विद्रोही कवि थे काफ़ी। आंचलिक उपन्यासकारों में इनका नाम है, ठीक है। वास्तविक नाम था इनका वैद्यनाथ मिश्र। बाकी मैथिली भाषा में ये यात्री नाम से कविताएं लिखा करते थे, क्योंकि मैथिली इनकी मातृभाषा थी। दरभंगा में इनका जन्म हुआ था ना, इसलिए। और इनके बचपन का नाम था ढक्कन, ठीक है। ये इनके सारे कविता संग्रह हैं, इतने सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। और कविताएं भी हैं इनकी सारी, जैसे बादल को घिरते देखा है, इतनी सारी इनकी कविताएं हैं। उपन्यास है इनके, जैसे बाबा बटेश्वर नाथ, ये सारे इनके मैंने सब लिखे हुए हैं। कहानी है आसमां में चांद तेरे, ठीक है। श्रेष्ठ प्रणय परक रचना है जो कि पत्नी के साथ पूरे गांव को याद करते हैं, जिसमें ये सिंदूर तिलकित भाल, इसका नाम है सिंदूर तिलकित भाल, ठीक है। ये इनकी है नागार्जुन जी की। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि ओ जनमन को, जो इन्होंने केदारनाथ पर जी पर लिखी है। वरुण के बेटे मछुआरी जीवन से संबंधित है। बाबा बटेश्वर नाथ, पेड़ को मनुष्य के रूप में दिखाया है। शासन की बंदूक, निरंकुश और बर्बर सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की भावना दिखाई है। तालाब की मछलियाँ, कोसी जो नदी है उसकी बाढ़ का जिक्र किया है। नारी की दास्तां को मछलियों के साथ जोड़ा है। विजयी के वंशीधर में इन्होंने सामंती व्यवस्था को दिखाया है। इसी तरह से भस्मांकुर है, काम को जिजीविषा के उल्स और सृष्टि के मूल के रूप में सब व्यक्त किया है इन्होंने। शिव पार्वती के संबंधों को सहज मानवीय सामाजिक दृष्टि से देखा है, ठीक है। बरवे छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। पटना में वीएन कॉलेज है, उसके गोली कांड से इन्होंने दुखी होकर जो लिखा था वो था ऐसा अब क्या फिर होगा, ठीक है। बाकी इनके उपन्यासों में आंचलिकता के तत्व हैं, पूरी तरह से आंचलिक नहीं है लेकिन तत्व बहुत मिलते हैं। इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि जनता मुझसे पूछ रही है, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। इस तरह से ब्रिटेन की रानी के भारत आगमन पर इन्होंने ये लिखी थी। फिर जो नागार्जुन जी हैं, इनकी अधिकांश कविताओं में सर्वहारा वर्ग की कठिनाइयों और पीड़ाओं को शब्दबद्ध किया गया है। व्यंग की जितनी प्रखर नागार्जुन के काव्य में है, उतनी उनके समकालीन किसी कवि की कविता में नहीं मिलती। इनका लिखा हुआ बलचनामा है जिसमें आंचलिकता की कमी नहीं है, ठीक है। फिर भी आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया है, ठीक है। एक परिश्रमी ईमानदार किसान को अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। रतिनाथ की चाची है, नागार्जुन के निजी जीवन संदर्भ का उपन्यास के अंग बन गए। इसमें कुलीन किंतु निर्धन विधवा की करुण कथा के माध्यम से मिथिला अंचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधों को साकार किया गया। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर इनका जो बौद्ध भिक्षु बनने के कारण ही इनका नाम नागार्जुन पड़ा था, अन्यथा बचपन का नाम ढक्कन था। दीपक पत्रिका का इन्होंने लाहौर से कुछ दिनों के लिए संपादन किया था। फिर इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर उन पर आरोप लगाकर इन्होंने कविताएं लिखी थी। 1977 में इंदिरा गांधी के विरोध में जनता पार्टी जब बनी थी, वो चुनाव जीती, तो इन पार्टी से बनी सरकार पर इन्होंने एक व्यंग भरी कविता लिखी थी कि खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ठीक है। इनकी रचनाओं में लोक जीवन के बिंबों की पूरी सजीवता और गतिशीलता से व्यक्त किया गया है। कबीर के उपरांत हर जन विरोधी शक्तियों को चुनौती देने वाले साहित्यकार नागार्जुन जी ही थे।
तो ये थे हमारे प्रगतिवादी युग। इसमें हमने पढ़ा नागार्जुन जी को, हरिवंश राय बच्चन जी को। इसका बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें केदारनाथ अग्रवाल, विद्यानिवास मिश्र आदि कवि आएंगे। तब तक आप मेरी उसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।